सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बानी पीटीआई ने मुल्क की तहरीक का ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने एक्स अकाउंट पर जारी बयान में कहा है कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर गौहर खान की इमरान खान से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई के हामियों से कहा कि 5 अगस्त से शुरू होने वाले पुरअमन लेकिन मौसर एहतजाजी मुहिम के लिए तैयार रहें। इस हवाले से ये ऐलान भी किया गया कि इस बार एहतजाजी तहरीक में इमरान खान के बेटे भी शरीक होंगे। दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता माह नून लीग के रहनुमा बिलाल यासीन ने कहा था कि इमरान खान के बेटों ने उर्दू सीखने के लिए ट्यूटर रख लिया है। क्या इमरान खान के बेटे सियासत में आने का फैसला कर चुके हैं, जबकि पीटीआई मौरूसी सियासत की सबसे बड़ी नाक़िद रही है। दूसरी तरफ मुज़ाकरात से इनकार करके इमरान खान ने पीटीआई के कैद रहनुमाओं की अपील भी मुस्तरद कर दी है, जो सियासी मुज़ाकरात के पुरजोर हामी थे। क्या ऐसा करके पीटीआई ने मुफाहमत का मौका ज़ाया कर दिया है? लेकिन पीटीआई के सदर चौधरी परवेज़ इलाही का ख्याल ज़रा मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि मुज़ाहमत के बाद भी मुज़ाकरात होते हैं। तो क्या पीटीआई मुज़ाकरात में लेवरेज हासिल करने की रही है, इसलिए एहतजाज करना चाहती है? लेकिन यहाँ पर एक बात वाज़ेह है कि इमरान खान का इनकार पीटीआई की अक्सरियती पार्लिमानी क़यादत की ख्वाहिशात के बरक्स है, जिनमें सर फ़हरिस्त बैरिस्टर गौहर है। बैरिस्टर गौहर को गुज़िश्ता माह वज़ीर आज़म की जानिब से 2 बार मुज़ाकरात की ऑफ़र की गई। अब देखना है कि यह मामला किस जानिब बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली साहब, कोऑर्डिनेटर टू पीएम ऑन केपी अफेयर्स, पीएमएलएन से ताल्लुक़ है। अदर सिद्दीक साहब लॉयर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अदर साहब ये बताइएगा, इमरान खान ने कैद रहनुमाओं की जो पार्लिमानी क़यादत थी, उनकी जो सजेशन थी, जो लेटर आया था, उसको वीटो क्यों कर दिया है? क्या एक बार फिर रियासत से टकराने का प्रोग्राम बना लिया? बहुत शुक्रिया आदिल। क्वेश्चन रियासत से टकराने या ना टकराने का इशू नहीं है जी। पहली बात तो मैं आपके सामने बड़ी वजाहत के साथ रख दूं। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 15, 16, 17 और इसके ऊपर बहुत सी जजमेंट्स हैं, आपको राइट देता है कि आप प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें और उसके और ये बैठकर कि हमने कोई जनाब कोई लड़ाई मार कुटाई करनी है, आप पहले प्रिएम्प्टिव मेजर्स ऐसे, तो मैंने तो ऐसा कोई कानून नहीं देखा, ना कोई ऐसी बात देखी है। आप पिछले 3 सालों से देखते आ रहे हैं कि जब इनका मूड हो आप एहतजाज करिए, निकल जाएं, जब ना चाहें तो ना करें। मैं तारीखी तौर पर बताया तो 25 मई 2019 के जब निकलना था तो उसके बाद क्या हाल किया था इन्होंने, आपके सामने मौजूद है। 9 मई को हमारा कोई कंसर्न नहीं था, ना हमने कोई एहतजाज की कॉल दी थी, जो लोग अपने तय गए थे तो उनको रोका क्यों नहीं? रोकना चाहिए था ना। हमने फिर आपके सामने फिर ये भी बताते रहे हम कि नजरबंदी की ऑर्डर हजारों की तादाद में लोगों के नाम ECL, PCL, PNL में डालना, ये भी रिकॉर्ड की बातें। 144 का नफाज पाकिस्तानी तारीख में इतनी नहीं हुआ जितना ये 3-3.5 साल के अंदर किया है। तो इसलिए हमारा हक है। एक बात जो आप कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमारा एहतजाज हक है, एहतजाज से पहले कोई इनकार नहीं कर सकता। मसला ये है कि हर एहतजाज वायलेंट हो गया, और जिसको आप कह रहे हैं कि इन्होंने रोका नहीं, उनको जाने दिया, वो ये कहते हैं एहतजाज के लिए ही जाने दिया था, जब भी तो उन्होंने ये तोड़ फोड़ की कि ना कोई इंस्टॉलेशन मिलिट्री की बख्शी, ना कोई सिविलियन इदारा बख्शा, ना कोई और जगह बख्शी, और तोड़ फोड़ की है। अब मसला ये है कि एक तरफ आप लोगों का एहतजाज पहले भी 26 नवंबर को भी फ़ाइनल कॉल थी, लेकिन वो फ़ाइनल कॉल अटैम्प्ट फेल हो गई, और अब आप 6 महीने तक मुज़ाकरात का रास्ता ढूंढते रहे, वो भी ऑफ़र करते रहे, जब वो फेल हो गया, अब आप ऐसा कैसा मुख्तलिफ एहतजाज करेंगे कि हुकूमत को मना लेंगे कि वो आपकी डिमांड्स पर अमल करे, और जबकि आप समझते हैं कि हुकूमत बेख्तियार है, तो फिर आपका एहतजाज है किसके खिलाफ? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है ना, यहाँ आइन ने तो, वरना आइन ने कदगन लगा दी होती कि आप बाहर ना निकलते। रिजल्ट क्या भी हो, व्हाटएवर इट इज, ये तो हमारा राइट है ना कि हम
हम उसके लिए सड़कों पे निकले ना। हमारे दौर के अंदर 3 लॉन्ग मार्च हुए, क्या हमने रोके लॉन्ग मार्च? तो आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज करना चाहते हैं? इफ्तियार वली साहब ये इजाजत देता है। इफ्तियार वली साहब, अजहर साहब कह रहे हैं कि आप, हमारा नतीजा कुछ भी निकला हो, आप हमें एहतजाज से नहीं रोक सकते, हमारा आईनी इख्तियार है और हम एहतजाज करने निकलेंगे आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़। ये मुज़ाकरात की ऑफ़र भी अब मुस्तरद कर दी गई है इमरान खान की तरफ से। अब हुकूमत का जवाब क्या होगा? व्हाट आर यू अप टू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदिल अब्बासी साहब। मुझे ये बताइए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो ये कह रहे हैं कि हम अपने उसको राइट को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आप एहतजाज किसके ख़िलाफ़ करना चाहते हैं और आपके एहतजाज का एजेंडा क्या है? आप चाहते ये हैं कि जिस बंदे को कोर्ट ने सज़ा सुनाई है 14 साल कैद बामुशक्कत, आप कहते हैं कि मावराए आईन, मावराए अदालत, मावराए कानून उसको छोड़ दिया जाए? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका? नो, इट्स सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेलिंग। आप तो आर्म ट्विस्टिंग करना चाहते हैं। क्या आपको हमारे बाजू इतने कमज़ोर नज़र आते हैं कि आप हमारी आर्म ट्विस्टिंग कर लेंगे, आप बाजू मरोड़ देंगे? नहीं हो सकता। और आपको ये किसने कहा है कि ये आप अपनी मर्जी से इधर टीवी पे बैठ के बोलते रहे ना कि 9 मई में आप नहीं थे, कॉल आपने नहीं दी थी? या आप कह रहे हैं आप किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं, आप मरीख पे चले जाएं, आप पूछ लें तो आपको पता चल जाएगा कि हु इज़ बिहाइंड 9 मई। किसी और पार्टी का कारकुन कहीं से गिरफ्तार नहीं हुआ। रेडियो पाकिस्तान जला, पीटीआई के कारकुन थे वहाँ। जीएचक्यू पर हमला हुआ, आपके कारकुन थे वहाँ पर। लाहौर में हमले हुए, आपके पार्टी के स्टॉलवर्ड्स थे वहाँ पर कि कोर कमांडर हाउस पहुँचो। ज़ियारत रेजिडेंसी को आपने नहीं बख्शा, उस पर भी आपने आग लगा दी। आपके लोग थे। चकदरा फोर्ट पर, कर्नल शेर के मुजस्समे पर, MM आलम के जहाज़ पर कोई जगह छोड़ी है आपने? नो, दैट इज़ यू। इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। और आपके तो 100 लोगों को सजा आप इन्हें एहतजाज नहीं करने देंगे? सर, अगर एहतजाज करते हैं, ये कोई डेमोक्रेटिक राइट अपने एक्सरसाइज करना चाहते हैं, ये कोई एजेंडा दें, कोई इनके सियासी मसाइल हैं, ज़रूर सुनेंगे। लेकिन अगर ये कहते हैं कि हमने आर्म ट्विस्टिंग के लिए आना है, हमने हुकूमत के बाजू मरोड़ने हैं और हम ब्लैकमेल करके अपने कैदी को छुड़ा कर ले जाएंगे, कोई लश्कर कशी करेंगे, तो याद रखें कि इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम ऐसे हो ही नहीं सकता। और आप कहीं, मेरे ख्याल में, यू आर लिविंग इन अ फूल पैराडाइज। ये कभी हो ही नहीं पाता, बिल्कुल नहीं हो सकता, आउट ऑफ क्वेश्चन। इस चैप्टर को क्लोज कर लें, कोई और बात करें। चार्टर सामने रखें, फिर आपको एहतजाज की इजाज़त मिलेगी। अदरवाइज आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है एहतजाज का, और आप एहतजाज किसके खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये आपसे कि क्या अब इत्तलात जो आ रही हैं कि बेटे शिरकत कर रहे हैं, जो अब ये माहौल बन रहा है, तो पीटीआई तो मौरूसी सियासत के खिलाफ नहीं थी, अब उनके बेटे इसमें आ गए हैं। और नून लीग तो 1 माह पहले ये कह चुकी थी कि इमरान खान के बेटों ने उर्दू ट्यूटर रख लिया है, अब वो उर्दू सीख रहे हैं। अच्छा, मैं वैसे आइन और कानून की कौन सी दफात है? ये तो एहतजाज के लिए क्या कुछ मरूसियत नहीं काम आ सकती? तारीखी तौर पर है, नुसरत भुट्टो साहिबा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, कलसूम नवाज साहिबा, ये रिकॉर्ड की चीज़ें, कोई नहीं। और जब आएगी बात मरूसी सियासत की, जब इलेक्शन लड़ने की बात आएगी, या कोई सरकारी ओहदों के हवाले से बात आएगी, कोई MNA, कोई MP, मिनिस्टर, तब ये सवाल आपका जायज़ बनेगा कि मरूसी सियासत के हवाले से अपने बाप को रहाई के लिए बच्चे क्यों मैदान में नहीं आ सकते। अच्छा अजहर साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो आप एहतजाज की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर वो आ सकते हैं, तो क्या ये तस्लीम किया जाए कि आपकी पार्टी की लीडरशिप फेल हो गई है इमरान खान को रिलीज करवाने में? सवाल ये नहीं है। क्या जब कुलसूम साहब बाहर निकली थी, सर, वो तो रिवायती पार्टियां हैं ना, वो तो मौरूसी पार्टियां हैं, उनमें बीवियां, बेटियां, बहनें निकलती रहती है ना। सर, मेरी गुजारिश सुन लेना, मैं अभी PMLN नहीं डिस्कस कर रहा सर, PTI डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि क्या आपकी पार्टी फेल हो गई है एहतजाज मोबिलाइज करने में? आपकी लीडरशिप, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के अंडर बैनर, या आपकी तमाम पार्लिमानी पार्टी या सियासी ग्रुप फेल हो गया जिसकी वजह से उनके बरतानिया से बेटे आके उनका दिफा करने जा रहे हैं? नहीं, सवाल ये नहीं है ना जी। मेरा सवाल मौरूसी सियासत देखे ना, मौरूसी सियासत, जब मौरूसी सियासत वहां आती है कि जहां पर आप यानी सदर खुद बन जाए पार्टी का, ठीक है जी,
और जनरल सेक्रेटरी आप बन जाएं। नहीं सर नहीं, ये मौरूसियत की ट्रांसलेशन नहीं, ये मौरूसियत की ट्रांसलेशन नहीं है सर। मौरूसियत की ट्रांसलेशन ये है कि सियासत में आपकी जमात हो और आपकी भाई बहन बेटा उस जमात में ओहदेदार हों या जिम्मेदारियां हों। सुनते रहे ना, गुजारिश सुन ले सर। मौरूसियत इसको कहते हैं, वो तो जब पावर में आते हैं तब आप देखते हैं कि आपने किसको कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। नहीं बच्चे ओहदेदार नहीं है, कहाँ है बच्चे ओहदेदार को सदर बना दिया पार्टी का। इख्तियार वली साहब ये बताएं, वो कह रहे हैं यार अगर उनके बेटे आएंगे तो क्या मसला है, और आप लोग कह रहे हैं उनके बेटे आएंगे हम गिरफ्तार कर लेंगे। वो तो बरतानवी शहरी हैं, आप कैसे गिरफ्तार करेंगे उन्हें? देखिए जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, उनकी पार्टी को, और वो जो गला फाड़ फाड़ के ना कहते थे मौरूसी सियासत हाय हाय, मौरूसी सियासत हाय हाय, इन सबको मौरूसी सियासत मुबारक हो। इमरान खान के बाद कह रहे हैं सर, वो कह रहे हैं कि इमरान खान के बाद उनकी बेगम है। तो खैर मेरा नुक्ता नज़र यही है, ज़ाहिर सियासी जमात में अगर रिश्तेदार शामिल हो जाएं तो वो मौरूसियत ही होती है, लेकिन वो ये कह रहे हैं अभी देखिए उन्होंने कोई ओहदा तो नहीं लिया ना पार्टी में, और ना वो पावर में। बताता हूँ इमरान खान के बाद उनकी बहनें हैं, उनकी बहनों के बाद उनकी बेगम है, और इनके बाद उनके बेटे भी आ गए। माशाल्लाह मौरूसी सियासत का कोई खाना जो है वो तहरीक इंसाफ में अब खाली नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई इतना जुर्रतमंद बंदा रहा नहीं जो इस क्या अहल हो कि वो तहरीक चला सके या उसको वो लीड कर सके। चाहे वो आप किसी का भी नाम ले लें, किसी का भी जिक्र कर लें, वो सब नाअहल हो गए। वो सब के सब आप समझ लें कि ये इमरान खान ने तारीख़ के कूड़ेदान में फेंक दिए हैं कि अब उसके बेटे आएंगे और ये सब उसके पीछे पीछे चलेंगे और ये उसको फॉलो करेंगे, बोलेंगे कासम भैया जिंदाबाद, सुलेमान भैया जिंदाबाद। ये अब ये नारे लगाएंगे। ये बड़ा दूसरों का मजाक उड़ाया करते थे। आज इनके साथ मैं आपको कहता होता हूँ ना आदिल अब्बासी साहब, मैंने पिछले शो में भी आपके बोला था कि ये मकाफात अमल है, और इसके बाद मकाफात अमल का जो मकाफात अमल होगा वो भी इन्हीं के साथ होने वाला है। ये मंजर भी हम देखेंगे। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़े बड़े दावे किए थे, बात ये बोल बहुत बड़े बड़े बोलते हैं और अल्लाह की करनी है वो पीछे इनके आके खड़े हो जाते हैं। तहरीक शहरीक कौन चलाएगा? 500 लोग इकट्ठे करने की इनकी हैसियत नहीं रही। अली अमीन गंडापुर की सपोर्ट अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ना हो तो यार ये लोग किस खाते में है? ये तो कुछ है ही नहीं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये 500 लोग पिंड इस्लामाबाद से सर क्या करेंगे? आप उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे उनके बेटों को? नहीं है जी, आप उनके बेटों को गिरफ्तार कर लेंगे? नहीं यार आदिल अब्बासी, अगर कोई बंदा किसी मुकदमे में वांटेड होगा तो डेफिनेटली फिर वो गिरफ्तार। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम गिरफ्तार करेंगे उनको और गिरफ्तारी नहीं कर देंगे जी। वो राना साहब तो कह रहे हैं उन्हें हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो शायद राना साहब को इस बारे में कोई पता हो, वो शायद किसी मुकदमे में अगर वांटेड हो तो आई डोंट नो उन्होंने किस कॉन्टेस्ट में ये बात की होगी, लेकिन अगर कानून को मतलूब नहीं है तो गिरफ्तार नहीं होंगे। और अगर वो तहरीक चलाते हैं और उसका हिस्सा बनते हैं तब गिरफ्तार करेंगे आप लोग जी? अगर वो तहरीक का हिस्सा बनते हैं और तहरीक चलाते हैं यहाँ आके तो आप गिरफ्तार करेंगे उन्हें? नहीं, यहाँ पर आए, चाय पिए, खाना खाएं, बर्गर खाएं, पिज़्ज़ा खाएं, सैंडविच खाएं, सैर सपाटे करें, कॉफ़ी पिए, कहीं बैठ के जो मर्जी है वो करें, लेकिन अगर वो लॉ को वायलेट करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अजहर सिद्दीक साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सूरत हाल ये है कि हुकूमत गेयरअप हो चुकी है एहतजाज के लिए और अपोजिशन कह रही है, यानी PTI का मानना है कि 5 अगस्त तक हम अपनी तहरीक जो है वो जान पकड़ लेगी। देखना है आगे क्या होता है। बदायर तो पिछले एहतजाज सारे जो है वो मिस फायर साबित हुए हैं, तो इस दफ़ा क्या होता है ये आने वाले दिन हमें बताएंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक बहुत ही अहम मसले पर बात करेंगे, मौसमियाती तब्दीली का मसला, जिस पर हम गुज़िश्ता कुछ दिनों से बात कर रहे हैं और इस पर अब मुसलसल बात करने की ज़रूरत है ताकि इस चैलेंज के बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके कि आने वाले दिन जो एक बड़ा चैलेंज है वो ये सियासी झगड़े और किसी मुल्क के साथ दुश्मनी नहीं है, बल्कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वेदर करने जा रहा है पूरी दुनिया के साथ, उससे कैसे निपटा जाए। शहरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद होंगी। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उससे बात करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियां पूरी दुनिया में क़यामत ढा रही हैं। यूरोप और अमेरिका समेत कोई खित्ता ऐसा नहीं जो क्लाइमेट चेंज के असरात से महफूज हो। इस वक्त यूरोप को हीट वेव और अमेरिकी रियासत टेक्सास को खौफनाक सैलाब का सामना है।
पाकिस्तान में मानसून की हैवी स्पेल जारी है, जिसकी वजह से अब तक दर्जनों शहरी जान से हाथ धो बैठे हैं। महकमा मौसमियात ने मजीद तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई की है। ये सब माहौलियाती तब्दीलियों का असर है। अगरचे आलमी माहौलियाती तब्दीलियों में पाकिस्तान का कार्बन अखराज का हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से इंतहाई मुतासरा ममालिक में सर फहरिस्त आ गया है। इसी इशू पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहरी रहमान साहिबा, सेनेटर, चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी सेनेट ऑन क्लाइमेट चेंज। शहरी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पर आपकी जो है वो राय और आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। हम ज़रा इस पर ज़रा डिटेल से आपसे बात करना चाहते हैं। ये बताइएगा, ये जो क्लाइमेट चेंज में जो इशूज़ आ रहे हैं, पाकिस्तान रिस्क इंडेक्स में अब टॉप पर आ गया, नंबर 1 पर आ गया है। टॉप 5 में था तो इतना डेंजर था। इसके हवाले से आपने एक ट्वीट भी किया। तो मैं ज़रा ये समझना चाहता हूँ, हमारे नाज़रीन को ये सूरत हाल हम समझा सकें कि ये कितनी क्रिटिकल और सीरियस सिचुएशन हो चुकी है और हमें इस चैलेंज से निपटने के लिए वॉर फुटिंग पे क्या करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, कल मैंने बतौर चीफ गेस्ट एक सेमिनार पे भी ये कहा था इस्लामाबाद में कि देखिए, वैसे तो काम करने के इतने ज़्यादा हैं कि बंदा परेशान हो जाए देख के कि किधर हाथ डालें और किधर हम किस मसले, किस चैलेंज को हम फौरी तौर पर डील करें। तो कुछ अगर हम तरीके से, प्लानिंग से आगे चलें तो आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि हमारी नेशनल प्रायोरिटीज़ क्या है, सूबों की क्या है और लोकल यूनियन काउंसिल्स एंड लोकल गवर्नमेंट्स की क्या है। तो क्योंकि ये हर सतह पे होना है एंड ऑल ऑफ गवर्नमेंट होना है, मैं एक बात आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि कल मैंने ये भी कहा है कि मीडिया प्लीज़ इसे माहौलियाती तब्दीली कहना शुरू करे, क्योंकि जो मौसम होता है वो अलामत होती है माहौल की। जी, वेदर इज़ अ सिम्टम ऑफ क्लाइमेट। तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट होगी कि हमें 5 चीज़ें जी मैंने कल भी आइडेंटिफाई की थी, शायद आपकी नज़र से गुजरी नहीं। एक तो ये था कि हमें एक स्ट्रेटेजिक फोकस देना होगा, इसे ओनरशिप देनी होगी जो नेशनल होती है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जिस के हवाले से एक ऑल ऑफ कंट्री हर टीयर पे, जो मैंने टीयर्स आपको सामने बताई हैं, और प्राइवेट सेक्टर, निजी सेक्टर और मीडिया को भी इसमें इन्वॉल्व करना होगा। उसके बगैर तब्दीली आनी मुश्किल है। हुकूमतों के लिए अकेले अगर वो टैकल करती हैं तो फिर इतना बड़ा टास्क हो जाता है कि वो मैनेज नहीं कर सकती। और ज़ाहिर है यू कांट पुलिस पीपल, क्योंकि ये कंज्यूमर्स, बिजनेसेस, स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर, ये सारी हर तबका इसमें इन्वॉल्व है। और तबकात को इन्वॉल्व करने के लिए इस मतलब कौमी धारे में लाना पड़ेगा इस पब्लिक कॉन्वर्सेशन को। मतलब जितने आप डिस्कशंस करें वो कम होंगे, क्योंकि एक ये साइंस बेस्ड डिसिप्लिन है जो तब्दील हो रहा है बहुत तेज़ी से। आपकी सरजमीन को तब्दील कर रहा है, आपके सैयारे को तब्दील कर रहा है और आपकी ज़िंदगी जिस तरह आप जीते हैं तब्दील करते जाएगा। तो मैंने ये कहा कि देखिए, इस हवाले से ये भी देखें कि कितनी तेज़ी आ रही है चेंजेस में, और हम किसी मुल्क के पास अहलियत नहीं है कोप करने की। ये कलेक्टिव चेंजेस, कलेक्टिव रिस्पॉन्सेस होते हैं, तो मुल्क के अंदर तो हम अपनी कलेक्टिव रिस्पॉन्स शेप करें। दूसरी बात मैंने ये कही कि इसकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, पूरे दुनिया मुल्क के अक्रॉस होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए। आप कैंपेन्स बनाएं, लोगों को एजुकेट करें, उनको इन्वॉल्व करें। तीसरा मैंने कहा कि इस पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक बहुत इम्पॉर्टेंट रास्ता है, क्योंकि इसमें आपको प्राइवेट सेक्टर के रिसोर्सेज और वसीले मिल जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप हो जाती है। लोग फिर जब खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ओनरशिप भी हो जाती है। आपको ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि दुनिया से आपको पैसे मिलेंगे, वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं जी। तो क्लाइमेट नाइंसाफ़ी तो अब एक बड़ी कहानी बन गई है। चौथी बात मैं ये कहूँगी कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ में तय कर लें जी आपको क्या करना है। और प्रायोरिटीज़ में अगर एक प्रायोरिटी आपने तरजीह देना है जो हर इलाके को चैलेंज बनी हुई है, हर सूबे को चैलेंज बनी, वो पानी की या तो पानी ज़्यादा होता है या सिस्टम में या पानी कम होता है। यानी कि यू हैव फ्लडिंग, टेरेबल मानसून्स, आपके दरिया भर जाते हैं और बहुत कुछ होता है। 2022 से आपने सबक सीखना था कि अब कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं रही। जितना आपका PMD वगैरह सिस्टम प्रिडिक्ट कर सकता है वो करे, लेकिन ये एक इशू है।
मैंने फिर टेक्सास का हवाला दिया जहां 90 से ज़्यादा लोग हलाक हुए हैं और उनके पास भी घोस्ट पोजीशंस थी। साउंड्स फेमिलियर ना, स्वात रिवर में क्या हुआ है। तो पाकिस्तान को भी गियर अप करना होगा और सूबों को जिम्मेदारियां लेनी होंगी कि उन्होंने एक्शन लेना है, लेकिन मैसेजिंग हर जगह से होगी। तो ये ज़रूरी है कि हम इन बातों को समझें। पानी का हवाला या तो किल्लत होती है या ज़्यादा होता है। बरानी मतलब आप डेजर्ट डेल्टा एरियाज़ में देखें, वहाँ कमी है, वहाँ सूख जाती है सॉइल, इतनी कमी हो जाती है कि नमक आ जाता है समंदर से। बलूचिस्तान में भी ऐसा हो रहा है, ब्राउनिंग ऑफ बलूचिस्तान हो रही है, हो चुकी है बल्कि। सो वी हैव अ कांस्टेंट क्राइसिस और ये कहीं जा नहीं रही। और 5वां पॉइंट ये मैं कहना चाहती हूँ, देखिए ये क्राइसिस कभी अभी ख़त्म नहीं होने का नाम ले रही। आप किसी और से तवक्को ना रखें, आप अपना मुकदमा ज़रूर लड़ें, लेकिन आपका घर जल रहा है तो आपको खुद आग बुझानी होगी, आपको वो वसीला क्रिएट पड़ेगा, पॉलिटिकल विल क्रिएट करनी होगी, जो मैं समझती हूँ नाकाफ़ी है। जिस स्केल का चैलेंज है उसको आप कह दें कि ये आज की बात है या कोई नेचुरल डिज़ास्टर है, तो उससे आप अपनी जिम्मेदारी हटा लेते हैं। ये तो नेचुरल डिज़ास्टर भी हमारे काबू में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्स आपके काबू में है। जवाबी कार्रवाई, लोगों की जानें बचाना, अपने क्रॉप्स बचाना, अपना लाइफ स्टॉक बचाना, अपने शहरों की तहफ़्फ़ुज़ करना, ये आपके हाथ में है और आपको करना पड़ेगा। तो आप किसी का इंतज़ार ना करें, क्योंकि क्लाइमेट इनजस्टिस का आप मुकदमा ज़रूर लड़ते जाएं, लेकिन आप किसी के मुंतज़िर ना हो कि वो आपको आके एक रस्सी देंगे। रेस्क्यू 112 जिस तरह रस्सी लाया था उसी तरह रस्सी लाएंगे, इतनी कम वो होगी। ठीक, आप चूँकि क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर भी रही हैं, अब स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन हैं, स्टेट लेवल पर अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी पॉलिसी क्या बनाई गई थी इस सारे प्रोसेस के लिए, और ये जो सैलाबों की रोकथाम या एडेप्टेशन के हवाले से, क्योंकि आपने इसका भी हवाला भी दिया, और थोड़ा मुझे ये भी समझना है, ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात की जा रही है कि हमारे पास एडवांस्ड ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो स्वात वाले वाक़े में इसमें क्या मिसिंग लिंक है? जी, स्वात वाले वाक़े में देखिए अर्ली वार्निंग एक बुनियादी हक है। यूनाइटेड नेशंस में ये बार बार बात की जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल खुद कहते हैं, वो खुद एक सेशन चेयर करते हैं अर्ली वार्निंग पर, और अब लोगों को समझ आ रही है क्यों करते हैं, क्योंकि अर्ली वार्निंग अब हर इलाके में ज़िंदगियां बचाने का एक अमल होता है जी, और जान और माल बचाने का। तो आपने जहाँ तक स्वात रिवर की बात की, देखिए वो तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस की अलामत है। उस सूबे को 2022 से कहा गया था कि आपके दरिया के किनारे बहुत नज़दीक हैं सयाहत के जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स बने हुए हैं, तो उसमें सयाह को आप क्या कह रहे हैं? वो जाएंगे, वो अर्ली वार्निंग्स नहीं सुनेंगे, उनके फ़ोन पर आ रहा है, उनकी ज़बान में तो नहीं आ रहा। ये सारी बातें आपको सोचनी पड़ेगी। बार बार मैं कहती हूँ कि देखिए PDMA NDMA को मैंने फ़ोन किया उस दिन, आपने डिड यू इशू द अर्ली वार्निंग्स? उन्होंने सारा मुझे भेज दिया, जी मैडम हमने बिल्कुल किया था। मैंने कहा क्योंकि आपके पास तो पूरा सिस्टम एक कुछ हद तक है, लेकिन वेदर PMD जो आपका मेट डिपार्टमेंट है वो तो बिल्कुल ही उसके नाखुन नहीं है। वो जो कोशिश कर रहा है लिमिटेड इक्विपमेंट के साथ कर रहा है। तो इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि सूबे ने बिल्कुल मुजरिमाना गफलत दिखाई, हर लेवल पे कोई जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं था। और ये मिनटों का खेल होता है जी, जाने बचाना मिनटों का खेल है। आपको फैसले लेने होते हैं, बर वक्त लेने होते हैं, तेज़ी से उनको इम्प्लीमेंट करना। एक चीज़ काम नहीं करी दूसरी करे, लेकिन वहाँ तो 112 भी रस्सी लेके आया था। और किसी ने पूछा हेलीकॉप्टर क्यों नहीं जाते? भाई हेलीज नहीं चल सकते उस मौसम में। दूसरी बात ये कि देखें आपने वहाँ दरिया का हाल क्या किया है, फिर लगे हुए हैं तवातर से वहाँ होटल्स रेस्टोरेंट बिल्कुल दरिया के मुंह पे साइड पे बिल्कुल लगे हुए हैं, जो कानून के बिल्कुल खुली खिलाफ वर्जी है। और फिर उन्होंने दरिया की माइनिंग की हुई है इतनी कि दरिया अपना एक तवाज़ुन खो चुका है। हमें ये नहीं पता चलता कि डेप्थ कितनी होगी या उसका कोर्स क्या चलेगा, ठीक है ना जी। मुनाफा इज रेनिंग किंग। और फिर कोई बात इसकी नहीं कर रहा, टिम्बर माफिया जो है खैबर पख्तूनख्वा की 20 साल से वो बढ़ती चली जा रही है। तो कोई जो दरख्त ढाल बनते हैं इस तरह की सैलाबी फ्लैश फ्लडिंग में, तुग़यानी में, तो वो तो है ही नहीं ना। वो धुल के जाते हैं अफगानिस्तान, फिर वापस आते हैं दरिया से कि जी ये अफगानिस्तान से आए हैं। मैंने खुद जाके देखा है।
कि ये जी ये ट्रांजिट ट्रेड की तरह चल रहा होता है, स्मगलिंग होती है। और ये दहाइयों से, ये सालों से हो रहा है, तो ब्राउन हो गया भाई। हाँ, ये दहाइयों से हो रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये तो पिछले जी मैं हेरल्ड की एडिटर थी, मैंने कवर स्टोरी की थी केपी टिम्बर माफिया पे। ये कितनी पुरानी बात है, 1999 में मैं वहां से निकली। तो जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। या जी, और रिवर बेड कॉम्प्रोमाइज होना, ये जो ट्रेड आप बता रही हैं जिस तरह, और अब बेटा आप सॉरी आपकी कथा कलामी कर रही हूँ, जो इस वक्त अब वो इमारतें मस्मार कर रहे हैं, वो पता नहीं थीम पार्क्स हटा रहे हैं जो दूर भी हैं। अब जो डिस्ट्रक्शन चल रहा है, बुलडोजर जस्टिस चल रही है वहाँ पे। मतलब आप क्यों देते हैं एनओसीज वहाँ बनने के लिए? आप वहाँ तो सब जो मर्जी है, मादर पिदर आज़ादी चल रही है, या किसी ने कोई बात सुनी होगी, सॉरी टू से। लेकिन अब वो जो मस्मार हो रहे हैं उसके रिस्पांस में अब वहाँ देखें क्या हो रहा है। उठा के सारे उन्होंने वहाँ लोगों ने केसेस किए हुए हैं, अदालतों के स्टे ऑर्डर्स भी की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो इस तरह तो लाकानूनियत के गवर्नेंस माहौल में तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लोगों का एतमाद भी नहीं हासिल कर सकेंगे। बस सियासत करते रहते हैं डे टू डे। अब सियासत भी आप वो वाली करें ना जो मीनिंगफुल हो, जो आवाम को सियासत का गंदा नाम ना दें, आवाम के जो मसाइल हैं उनको तो एड्रेस करें। तो ये हैं वहाँ के केपी सबसे ज़्यादा मुतासिर इस साल सुबह है। 2022 में सिंध और बलूचिस्तान थे, और वहाँ जो इस वक्त गर्माइश है, आई मीन लुक एट द हीट इन गिलगित बल्तिस्तान को देख लें जी। 49 डिग्रीज कैसे होती है वहाँ, राइट। मैं अभी चित्राल में था 2 हफ्ते पहले, और चित्राल में हीट वेव थी। चित्राल में जस्ट इमेजिन, वहाँ पर इतनी गर्मी थी कि हम खड़े नहीं हो सकते थे। उसके आगे फिर मैं सिंदूर जब गया तो वहाँ वेदर वाज प्लेजेंट। जाहिर है उसकी हाइट इज 12,000, मोर देन 12,000. So, having said that, you have been raising this issue from last many years. मैं अब ज़रा आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि इस पर आपका ओपिनियन कि ये जो इंटीग्रेशन है प्रोविंसेस की, क्योंकि अब तो वसाइल ज़्यादा प्रोविंसेस के पास हैं, तो क्या हमारे यहाँ, मैं समझना ये चाहता हूँ, क्या रियलाइजेशन भी है? मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, कब जब आप लोगों से बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को तो इसकी समझ भी नहीं होती, जो मैटर करते हैं लोग, जो डिसीजंस ले सकते हैं, योर टेक ऑन, लेते हैं, योर टेक ऑन, ब्यूरोक्रेसी पीस में शामिल है। अगर वो पुश कर रहे होते हैं ये केस, तो फिर एमएनए भी सोचेगा, मिनिस्टर भी सोचेगा, अच्छा शायद मैं फैसला इस तरफ करूं या इसको फिर से रिव्यू करूं, इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का। मैं तो कहती हूँ कोई मीटिंग ख़त्म नहीं होनी चाहिए एनवायरमेंट इम्पैक्ट के बगैर, यानी कि आपने कोई मंसूबे को आगे नहीं जाने दे। लेकिन हर सूबे की जो एनवायरनमेंट एजेंसी है जो ये फैसले करती है, जो बताती है कि इसका ये तखमीना लगाती है और बताती है कि जी इसकी हमारी ये एनालिसिस है, इसका अखराज इतना होगा धुएं का, या ये सड़कों ये हमारे जंगलात पर कब में रास्ता ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, वो तो करके नहीं देते हैं, या करते हैं तो फिर उनको सुनवाई नहीं होती है। इट्स अ वेरी बैड प्रोसेस एंड दिस हैज़ टू चेंज। आपको लोगों में ये सोच ही नहीं है जी कि हमें कोई असल मसाइल पे कोई मुश्किल फ़ैसले करने पड़े, क्योंकि मुश्किल फ़ैसले होते हैं, इसलिए बहुत सारी दुनिया की हुकूमतें भी इसको छोड़ चुकी हैं कि मुश्किल फ़ैसले नहीं करने हमने। देखिए हमारा हक़ है कि हम अपनी मुल्क में सरमाया जमा करें, वेल्थ क्रिएट करें, ज़ाहिर है एवरीबडी वांट्स दैट। लेकिन आप आराम से, आपके पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं जी, आपके पास सोलर की इतनी कैपेसिटी है, विंड की है, उसकी है, हाइड्रो पावर की है, अल्लाह ने आपको दिया है। ये अल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर फोकस बढ़ाना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो जी गो अहेड, यू कंप्लीट योर आर्गुमेंट। You wanted to say a point. You wanted to say something. No, I've said a lot. आप बोले। अच्छा, मैं अब एक तो मैंने अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन की भी बात कर रहा था, जिसका आपने भी जवाब दिया। अब हमने अर्थक्वेक में देखा था 2005 के बाद, कुछ लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ ठीक है, अब अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स पाकिस्तान के अंदर बननी चाहिए। लेकिन क्या अभी जो हमारी डेवलपमेंट, क्योंकि मैं एक्सपर्ट से जब बात करता हूँ तो बड़ा अच्छा वैलिड आर्गूमेंट वो भी देते हैं। वो ये कहते हैं कि देखें, आपकी प्रायोरिटीज़ आज भी डेवलपमेंट सेक्टर है, और डेवलपमेंट सेक्टर में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको ये प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि अगर आप टॉप पे आ चुके हैं तो आपकी डेवलपमेंट किस तरह की होनी चाहिए।
कितनी होनी चाहिए और आपको इस सेक्टर में कितना फोकस रखना चाहिए? ये तो ऐसे ही जैसे मैं महल खड़ा करूं और सुबह उसको दरिया बहा के ले जाएगा। सो आप ब्रिजेस बनाते रहें, आप कंस्ट्रक्शन करते रहें, आप डेवलपमेंट सिटीज़ अर्बन डेवलपमेंट करते रहें, लेकिन अगर सिटीज़ पे बढ़ रहे हैं। एक तो आप ये बताइएगा कि हमारी डेवलपमेंट सेक्टर जो है उसमें ये रियलाइजेशन है हमारे लेजिस्लेटर को भी और पीपल हु मैटर कि हमें इस तरफ सोचना चाहिए कि हम अपनी डेवलपमेंट अब अगले 10 सालों के लिए 20 सालों के लिए वो करें जिसमें हमें क्लाइमेट की वजह से इश्यूज ना फेस करने पड़े। जरा इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा प्लीज। जी जी, बहुत अहम बात की आपने। डेवलपमेंट सेक्टर हर किस्म का है। आप मैन्युफैक्चरिंग की तो नहीं बात कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट सेक्टर की करें। डेवलपमेंट सेक्टर में ये रियलाइजेशन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, देरपा जो भी है तामीरी बात होनी चाहिए। इस लेवल तक कि हर डॉक्यूमेंट अब टैग होता है जी क्लाइमेट रेजिलियंस का। मैं समझती हूँ हर कंट्री डॉक्यूमेंट, हर कंट्री प्लान जो है उसमें क्लाइमेट एंड ग्रीन टैगिंग, अब वो फाइनेंस मिनिस्टर को थोड़ी सी इसमें शऊर है और वो कर रहे हैं। लेकिन देखिए डेवलपमेंट सेक्टर के बाहर आई थिंक आप मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी बात करें ना, जो डेवलपमेंट सेक्टर टेक्निकली मींस जो आपके NGOs हैं और जो आपके बड़े बड़े इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, दैट्स व्हाट इट मींस। तो उधर तो ये काम ही उनका यही है, लेकिन वो तो अपना जनरेट करते हैं पॉलिसीज एंड पेपर वर्क, ठीक है, वो ठीक कर लेते हैं। मगर इसका रिजल्ट ये होता है कि हम गवर्नमेंट में अगर कोई बैठा हुआ है तो वो जो दे रहे हैं NOC वो देते चले जाते हैं, क्योंकि वो नहीं सोच रहे कि ये पेपर, वो समझ रहे हैं पेपर पे ही इसको टिक करना है। देखिए अमली तौर पर आपको मुश्किल फैसले करने होते हैं। आपने कहना है स्टील मिल को कि आप यहाँ नहीं बन सकते, आपकी स्टील मिल यहाँ नहीं बन सकती, आपकी सीमेंट फैक्ट्री यहाँ नहीं बन सकती, इट्स टू क्लोज टू द रेजिडेंशियल एरिया, और आपको हमें ये दिखाने पड़ेंगे नहीं लगने अर्बन आपने जी हमें दिखाने पड़ेंगे चिमनीज आपकी जो सल्फर को क्लीन कर रही हैं, आपको वो उसमें डालना पड़ेगा। जैसे ब्रिक किल्स में हमने बहुत खासतौर से इस्लामाबाद में डलवाए, क्योंकि ये गरीब लोग होते हैं उनको ब्रिक किल ओनर्स, लेकिन उनकी ब्लैक स्मोक निकलती है जी पंजाब वाली जो है, तो उनको आपको क्लीनिंग वो देनी होती है डिवाइस, जो आपकी स्मोक निकल रही है वो काली ना हो, वाइट हो, इसका मतलब वो पोल्यूट नहीं करेगी। Right. So, उनको ये देना पड़ता है। बट इस तरह के बहुत सारे मंसूबे हैं। मैन्युफैक्चरिंग तक जो शोबा है, मतलब मसलन टैनरीज देख लें, वो जिस तरह गलाजत निकाल रही हैं, टॉक्सिन निकाल रही हैं जो आपके दरियाओं को काला कर रहा है, वो आप देख लें। उनको कोई वो किए जा रहे हैं वो मुनाफे के पीछे, तो उनको तो गवर्नमेंट्स ने रोकना होता है ना। बिल्कुल, मतलब आप पंजाब में चले जाएं, उनके कोई वो जो छोटे छोटे बराजेस, बड़े तो नहीं, छोटे छोटे होते हैं, तो बिल्कुल काला निकल रहा होता है, तो पानी काला हो गया है। बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा है कि असल में मसला ये है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं या जो पावर्स मैटर करती हैं इंटरनेशनली, वो ही खुद को डिसएसोसिएट कर रही हैं सारे प्रोसेस से। कोई वो तो WHO के अमेरिका जी बहुत से ममालिक नहीं भी करे, जैसे बरतानिया को देख लें, और यूरोप के में कमिटमेंट काफ़ी क्लियर है, वो रिन्यूएबल्स की तरफ जा रहे हैं। एक दो ममालिक तो सिर्फ लेकिन मसला ये ना, अब US जैसी कंट्री अगर WHO के फंड्स जो है बंद करना शुरू कर दे और वो अपने आप को डिटैच कर रहे हों, जहाँ पर एक कलेक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड है, जो नेशन लीडर्स कहलाती हैं, दुनिया की वर्ल्ड लीडर्स कहलाते हैं, अगर वो खुद इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हों वो कंट्रीज़, तो फिर हमारे जैसा मुल्क जिसको 348 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए 2030 तक अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वे डू वी स्टैंड देन? आई टोटली एग्री विद यू। पॉपुलिज्म ने भी वैसे दुनिया का बेड़ा गर्क किया है, जिसकी वजह से अब अमेरिका तो अपना रुझान पकड़ रहा है जी, उस पर तो कोई तबसरा करना मैं समझती हूँ मेरा आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन आपको यू हैव टू मेक डू, मतलब एक कहावत है, इट इज व्हाट इट इज, तो आपको फिर अपने रास्ते निकालने होते हैं ना। एग्जैक्टली। टुवर्ड्स द वेरी एंड, जस्ट लास्ट क्वेश्चन, इट इज़ नॉट रेलेवेंट आई एम श्योर क्लाइमेट से, लेकिन आपकी इस पे ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि ये जो हमारी टीम जा रही है नेक्स्ट मंथ हॉकी खेलने एशिया कप, पाकिस्तान टीम को आपके ख्याल में जाना चाहिए? व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट? देखिए मैं सारी ज़िंदगी आई हैव बीन अ पीस मेकर, और रीजनल पीस और ख़ित्ते में अमन मैं समझती हूँ सबसे बड़ी तरजीह होनी चाहिए। चेयरमैन बिलावल ने भी यही पैगाम दिया है जंग के बाद कि हम देखिए दोस्तों के साथ आप मज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठते, आप अपने राइवल के साथ बैठते हैं, अपने दुश्मन के साथ बैठते हैं, ताकि
आप आगे फिर डेवलपमेंट डिविडेंड्स अपने लोगों को दे। लेकिन हिंदुस्तान की जो हठधर्मी चल रही है, उनकी मैसेजिंग देखें, बहुत ही गैर जिम्मेदार है, बहुत ही इमेच्योर है, और एक न्यूक्लियर या बड़े ग्लोबल पावर को बिल्कुल जेब नहीं देता, वो बन भी नहीं सकते तब तक ऐसे। तो अगर वो आपके साथ देखिए और इस तरह की बात कर रहे हैं कि रोटी खाएं गोली खाएं, सीज फायर पॉज है, तो फिर आप भी सोचें कि आप किस माहौल में अपने हॉकी प्लेयर्स को भेज रहे हैं, कौन इनकी सिक्योरिटी गारंटी करेगा। और वहाँ जो टीवी प्रोग्राम्स उनके नफरत का एक दरिया बह रहा है उनके खिलाफ, तो दिस इज़ नॉट अ माहौल जहां आप पहल करने की बात करें। देखिए, पहल डिप्लोमेटिक रिलेशंस में एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है और बराबरी की बात की जाती है। मैं एम्बेसडर हूँ तो मेरी ज़ात नहीं होती, फिर मेरी रियासत का झंडा होता है। और आपने मेरी बॉडी सर्च किया है, कुछ की, मैं कहूँगी नो दिस इज एन आपने मेरा बैग फेंक दिया तो आई से दिस इज मेरी रियासत का, तो मेरी टीम जा रही है और उनकी टीम आपके मुल्क नहीं आ सकती, ना कोई वो वादा कर रही है, वो धुतकार रही है आपका ऑफर कभी भी किसी गेम के लिए, तो आप किस लिए वहाँ उनको भेज रहे हैं? I mean, मेरी ज़ाती राय है, इस पर कोई पोजीशन इवॉल्व नहीं हुई है, बट एज अ फ्रेंड of peace I'm saying in diplomatic relations you don't do this. So you should not send our team there. Thank you so much. No, not in these conditions जी. Yeah, depend कर exactly कि आपके पास डायलॉग का शुरू करें, आप कंपोजिट डायलॉग वो अग्री करें, फिर तो रेल पेल होनी चाहिए, कल्चरल डिप्लोमेसी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, फिर तो पूरा फॉर्मूला है, फिर तो आपकी तिजारत भी होनी चाहिए। लेकिन अगर वो कह रहे हैं हमने नहीं करना, आपको गाली गलौच आपकी तरफ वो डायरेक्ट करें, तो फिर आप किस लिए वहाँ भेज रहे हैं जी? Who will guarantee the security of these boys? Fair enough. Thank you so much, Senator Shahri Rahman हमारे साथ मौजूद थी। आप उनकी गुफ्तगू क्लाइमेट चेंज के ऊपर बड़ा सीरियस थ्रेट है, चैलेंज है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। ये ऐसा मॉन्स्टर है जिसको अगर हमने अपने तौर पे टैकल करने की कोशिश ना की तो दुनिया ज़ाहिर है इस वक्त इररेलेवेंट हुई हुई है सारे प्रोसेस के अंदर, उनका इंटरेस्ट अपनी अपनी कंट्रीज़ के अंदर है। तो पाकिस्तान को क्या मेजर्स लेने चाहिए, क्या लेजिस्लेटर्स को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, इसके ऊपर मज़ीद भी बात होती रहेगी। आप गुफ्तगू सुन रहे थे, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।